नमस्कार दोस्तों। इतिहास के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास में देखा कि कुछ हिस्ट्री के संदर्भ में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस थे कि इतिहास क्या है, इतिहास के लेखन की शुरुआत कैसे हुई और इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास के वर्गीकरण के संदर्भ में हम लोगों ने ट्राइपार्टाइट डिवीज़न को देखेंगे आज। ट्राइपार्टाइट डिवीज़न प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में 30 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी और हिस्टोरिक पीरियड में 600 बीसी से लेकर अब तक। ये जो है किसी अलग अलग पुस्तक में ये जो टाइमलाइन है वो डिफ़र कर सकता है। कहीं 30 लाख बीसी के जगह पे 25 लाख बीसी हो, 2500 बीसी से लेकर जो है वो आगे पीछे हो। तो ये टाइमलाइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, बस एक ओवरव्यू रखना है मुझे कि इसके बीच का है टाइमलाइन। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में मनुष्य सभ्य नहीं हुआ करता था। मनुष्य सभ्य नहीं हुआ करता था। तो मनुष्य जब सभ्य नहीं हुआ करता था तो ये लोगों को लिखित स्रोत भी इस पे नहीं है। ये पूरी तरीके से इतिहासकारों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्स के आधार पर प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानकारी दिया है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इस समय लोग जो है लिखित स्रोत है, इस यहाँ पर जो लिखित स्रोत उस टाइम का मिला है, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आर्ट ऑफ राइटिंग तो जानता था बट नॉट डेसिबर्ड, अभी तक उसे किसी ने पढ़ नहीं पाया है कि स्क्रिप्ट वगैरह है, लेकिन वो स्क्रिप्ट पढ़ नहीं सके किस टाइप का वो स्क्रिप्ट है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो और वैदिक कल्चर हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट वगैरह है, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है उसके बारे में इतिहासकारों ने जानकारी नहीं मिला है। और हिस्टोरिक पीरियड में उसके बारे में लिखित जानकारी भी है और इसे पढ़ा भी जा सका है। दोस्तों, अब हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में देखेंगे। 30 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी तक पूरा प्राग ऐतिहासिक काल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में इसका विभाजन भी 3, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक जो एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जिसे हम लोग जियोग्राफी में देखेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पैलियोलिथिक के समय में ये प्लेस्टियोसिन एरा है। कौन सा एरा है? प्लेस्टियोसिन। इस प्लेस्टियोसिन एरा जो है इसे हिम युग या आइस एज कहा जाता है। हिम युग या आइस एज कहा जाता है। पैलियोलिथिक पीरियड के समय में मानव जो है ये अर्ली मैन थे, आदि मानव थे। आदि मानव थे तो सभ्य तो नहीं थे। तो ये लोग जो है बॉडी को ढकने के लिए ये लोग या तो पत्ते का इस्तेमाल करते थे या फिर जानवर के स्किन का इस्तेमाल किया करते थे बॉडी को कवर करने के लिए। जैसे मान लेते ये लोग को अब ठंड लग रहा है, आदि मानव को जब ठंड लगे या फिर बहुत तेज़ धूप लगे तो ये लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे पत्ते और एनिमल स्किन। और ये लोग जो थे खाना बदोश थे। ये लोगों का कोई सेटलमेंट जो था फिक्स नहीं था। ये लोग आज इस गुफा में रह रहा है या इस जंगल में रह रहा है, तो फिर वो कल या 2-3 दिन के बाद हो सकता है कहीं और नेक्स्ट गुफा में चला जाए या फिर कहीं और जंगल में ये लोग मिले। तो ये लोग घुमंतु प्रकृति के थे, वांडरर्स। ये लोग जो है खाना बदोश थे। दिन भर ये लोग का काम था कि किस तरीके से हम लोग फूड गैदरिंग करें और जानवर को मार करके या फिर पत्ता वगैरह खा लें। तो इसी में जैसे ये लोग जो अर्ली मैन है, आदि मानव जो है, ये आदि मानव जैसे ये लोग पहाड़ पे गया, पहाड़ पे रहा, तो ये लोग जाने अनजाने में क्या किया कि जैसे बड़ा पत्थर है तो कुछ आदि मानव क्या किया कि जैसे रास्ता रहा, एक सेकेंड,
जैसे मान लेते ये पहाड़ वगैरह रहा यहाँ से, और इसी बीच में एक रास्ता रहा, इसी बीच में ये रास्ता रहा। मान लेते हैं कि आदि मानव यहाँ पे छिप गया, ये लोग खाना का तलाश कर रहा है, यहाँ पे छिप गया। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, क्या है, बड़े बड़े पत्थर हैं। अब बड़े बड़े जो पत्थर हैं, जैसे ये यहाँ से कोई जानवर या हिरन या कोई जानवर जा रहा है, तो इसको क्या करता था, ये लोग चुपके से क्या किया कि इस बड़े पत्थर को गिरा दिया, ताकि ये जो जानवर जा रहा था उसको चोट लग के वो घायल हो जाए। फिर ये लोग इसे मार करके क्या करेगा, खाएगा, और जो खाने लायक रहेगा हिरन को मार करके खाएगा, बड़ा अच्छा से ये लोग टांग कर लेकर के आएगा और फिर उसको खाएगा। बाकी उसे जो हड्डी निकला उसका टूल्स वगैरह बना लेगा वो लोग। बाकी इसके बाद उसका हड्डी का क्या करेगा, लोग टूल्स वगैरह बना लेगा, ताकि फिर वो इस्तेमाल आए जानवर को हंटिंग करने में। तो ये लोग आदि मानव जो थे, ये क्या थे, जानवर को हंट करके और फूड गैदरिंग करते, भोजन को इकट्ठा करने के बारे में हमेशा तलाश रहता था। और ये लोग जो है पत्थर का क्या करता था कि टूल्स इस्तेमाल करता था। पत्थर का, जैसे पहाड़ से कोई पत्थर मिला तो उसको वो लोग क्या करते, टूल्स बना लिया, ढकेल करके आगे नोकीला बना लिया, उसको पत्थर से ढकेल दिया तो जानवर वगैरह मर गया। तो मेनली वो समय जो चट्टान वगैरह था वो क्वाटेजाइट का था। तो इसी तरीके से पहाड़ में छुपा हुआ कुछ आदि मानव तो बड़ा पत्थर गिराया तो फिर दूसरे पत्थर में टकराया, तो वहाँ से स्पार्क हुआ। तो ये लोग देखा कि समझने में देखा कि ये लोग स्पार्क हुआ तो चिंगारी वगैरह आया, तो ये लोग को उस चिंगारी बगल में पेड़ पौधा वगैरह था तो वहाँ पे आग जैसा लग गया। तो फिर इसी तरीके से जाने अनजाने में ये लोग क्या किया, आग का खोज कर दिया, डिस्कवरी ऑफ फायर। जब आग का खोज किया पत्थर को टकराने से, और कौन सा पत्थर, क्वाटेजाइट पत्थर टकराने से क्या हुआ, स्पार्क किया, और इस जाने अनजाने में क्या किया वो लोग, आग का खोज कर दिया, डिस्कवरी ऑफ फायर या फ्लेक टेक्नोलॉजी। जब आग का खोज किया तो भोजन ये लोग पहले जैसे हिरन को मारा, टांग कर बहुत बढ़िया से 2-3 आदि मानव क्या किया, टांग करके लाया गुफा में, और वहाँ पे ये लोग खाया। जब आग का खोज हुआ तो उसी में ये लोग पकाना भी शुरू किया जानवर को, और फिर इसके बाद खाने लगते। ये लोग को और अच्छा लगा पका करके, फिर खाने लगा। आग का खोज किया तो ये लोग जानवर को पकाने सीख गया, मतलब अपने खाने के समय में भोजन को पकाना। फिर इसके बाद जब ठंडी लगता था तो आग को जला करके रेस्ट करना। तो आग का प्रयोग ये लोग अलग अलग ढंग से इस्तेमाल होने लगा। और पत्थर के जो टूल्स था, पत्थर का टूल्स में जैसे कुल्हाड़ी वगैरह, हैंड एक्स, एक कुल्हाड़ी है, ये इसका अवशेष हमें मिलता है पल्लवरम और अतिरापक्कम तमिलनाडु से। कहाँ, पल्लवरम और अतिरापक्कम तमिलनाडु से। फिर एक और स्टोन टूल्स है, स्क्रैपर, चॉपर एंड चॉपिंग। 2-3 नाम याद रखना है टूल्स का नाम। एक तो कुल्हाड़ी है, एक स्क्रैपर है। कुछ हमें स्टोन टूल्स का इस्तेमाल कर उसके बारे में याद रखना, स्टोन टूल्स कौन कौन से हैं। जैसे कुल्हाड़ी हुआ, कुल्हाड़ी कहाँ मिला है, हैंडेक्स, पल्लवराम और अतिरापक्कम, कहाँ, तमिलनाडु। और स्क्रैपर, खुरचनी, कुछ चीज़ को खोदने का काम, खुरचने का काम, स्क्रैपर्स, चॉपर एंड चॉपिंग। ये लोग जो है स्टोन टूल्स जो ये लोग का होता था, वेपन्स जो होता था, ये बड़े साइज का होता था। ये उतना बड़े साइज का होता था, ये शार्प उतना नहीं होता था। बस ये लोग पहाड़ पे किया, छुप करके जानवर को मारने के लिए क्या किया कि उस बड़े पत्थर को क्या किया, पीछे से धक्का दे करके उसको क्या किया, जानवर को घायल कर दिया, और फिर वहाँ से वो लोग मार करके उसे खाने का शुरुआत किया। तो इस समय का जो वेपन्स है, जो स्टोन टूल्स है, वो साइज में बड़ा रहेगा। फिर इसके बाद कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो हमें याद रखना है। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स जो हम बताएंगे उसे याद रखना है। फिर बाकी किताब में इम्पॉर्टेंट साइट्स दिया हुआ है, उसे आप चाहे तो देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट साइट्स में जैसे पल्लाराम अतिरापक्कम, कहाँ, तमिलनाडु।
यहाँ पर क्या मिला है, हैंड एक्स। फिर इसके बाद एमपी में, मध्य प्रदेश में हथनौरा, हथनौरा में क्या मिला है, वुमेंस स्कल मिला है, उसका फॉसिल्स मिला है, महिला का खोपड़ी। फिर इसके बाद हुंसगी कहाँ है, कर्नाटक, और बिहार में पैसरा, बिहार में कहाँ, पैसरा जगह मुंगेर में है। पैलियोलिथिक जो है इसे भी तीन इतिहासकारों ने इसे तीन भागों में विभाजन किया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में जो है स्टोन टूल्स जो है, बेलन वैली, कहाँ, यूपी में, बेलन वैली जो यूपी में है, वहाँ पर बहुत सारे स्टोन टूल्स का हमें खुदाई के दौरान मिला है। और मिडिल पैलियोलिथिक में क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ फायर, वो भी कौन सा पत्थर, क्वार्टजाइट पत्थर। और अपर पैलियोलिथिक में जो है यहाँ पे रॉक शेल्टर, मतलब गुफा में आदि मानव जो रहता था वहाँ पे रॉक शेल्टर, केव शेल्टर, ये सब है। ये लोग जो है गुफा में रहता था। फिर इसके बाद एक जगह और है पटने, कहाँ, महाराष्ट्र, पटने जो है महाराष्ट्र में, यहाँ पर जो है ऑस्ट्रिच का अंडा का फॉसिल्स मिला है। ये रिसेंट खोज है, ज़्यादा दिन का नहीं है, 2000 आई थिंक 2022-23 का होगा। पटने महाराष्ट्र, फॉसिल्स ऑफ एग सेल्स ऑफ ऑस्ट्रिच। और ये जो है पैलियोलिथिक जो है ये प्लेस्टियोसिन एरा का है। पैलियोलिथिक में जो है टूल्स जो है ये बड़े साइज का है। हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ा था कि इतिहास जो है सभी एक्सपेक्ट्स को या सभी फील्ड को देखेंगे, समस्त पक्षों को देखेंगे, वो कल्चरल हो, रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल है, ये सारे फील्ड्स को हम लोग देखेंगे। अब इसमें पैलियोलिथिक पीरियड में जो मनुष्य थे वो लोग अपने लाइवलीहुड को थोड़ा रिफॉर्म किया अपने आप को, अर्ली मैन लोग। और यहाँ का जो टूल्स था, जो बड़े बड़े टूल्स पैलियोलिथिक में थे, अब ये लोगों ने क्या किया, उस टूल्स को छोटा किया और शार्प किया, छोटा और नुकीले बनाना शुरू किया, जिसे हम लोग माइक्रो लिथ बोलेंगे। माइक्रो मतलब स्मॉल ब्लेड और लिथ मतलब पत्थर। ये लोग क्या किया, जो पत्थर के औजार था उसे छोटा और नुकीला बनाना शुरू किया, ताकि और बेहतर ढंग से क्या किया जाए, हंटिंग किया जा सके। और ये जो माइक्रोलिथ, जो पत्थर का औजार था, ये जियोमेट्रिकल शेप्स का भी था और कुछ नॉन जियोमेट्रिकल शेप्स का था। जियोमेट्रिकल शेप्स में जैसे रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, ट्रेपेजियम हो, इस टाइप्स के टूल्स हमें मिला है। साथ ही साथ जो ये लोग हंटिंग करता था, जानवर का हंटिंग करता था, तो जब जानवर का हंटिंग करता था जो खाने लायक था वो लोग खाया, बाकी हड्डी वगैरह तो खा नहीं सकता था, तो हड्डी का वो निकाल करके उसका टूल्स बना लिया। और साथ ही साथ तीर धनुष का भी ये लोग उपयोग करने लगा, ताकि जानवर को क्या किया सके, मारा जा सके। साथ ही साथ पैलियोलिथिक में जो है, मान लेते हैं कि वो लोग तो वांडरर था, वो लोग कहीं एक जगह रहता नहीं था, आज यहाँ रहा, कल वहाँ, परसों वहाँ, इस तरीके से वो लोग वांडर, घुमंतु प्रकृति का था। तो ये इन लोगों ने क्या किया कि जैसे ये लोग निकल गए खाने के तलाश में, जंगल की ओर गए खाने के तलाश में, एनिमल्स को ये लोग हंटिंग किया। ये लोग जो है जैसे कोई गया तो ये लोग ओपन स्पेस में कहीं मर गया, मान लेते सपोज दैट कोई गया, बारिश वारिश हुआ या फिर उसको ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया तो वो मरने की स्थिति में चला गया, तो अर्ली मैन मान लेते वो मर गया, तो जो जहाँ मारा उसको वहीं पर पैलियोलिथिक में छोड़ दिया था, ओपन स्पेस में, और फिर बाद में उसे चिल कौवा कर खा जाता था। ओपन स्पेस में क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था ओपन स्पेस में। लेकिन जब मेजोलिथिक में आया तो यहाँ पर जो ब्यूरियल मेथड था, तो डेड बॉडी को प्रैक्टिस जो किया जाता था, ये लोग दफनाने का प्रक्रिया शुरुआत किया, मतलब पार्थिव शरीर को लोग दफनाया जाने लगा, जलाया नहीं जाने लगा, दफनाया जाने लगा, जमीन को खोद के नीचे डाल दिया यह शरीर को। तो इसी में आदमगढ़ और बागोर,
आदमगढ़ कहाँ, एमपी में, और बागोर राजस्थान में। यहाँ पर ह्यूमन का स्केलेटन और डॉग का स्केलेटन का अवशेष मिला है। ह्यूमन और डॉग का स्केलेटन मिला है, वहाँ का खुदाई के दौरान में हड्डी प्राप्त हुआ है कि ये मानव का है और ये कुत्ते का है। और यहाँ पर सबसे अर्लीस्ट एविडेंस हम लोग को डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग हुआ। मानव सबसे पहले, अब जानवर तो घूमता था पैलियोलिथिक में, तो लोग क्या करता था, उसको मार के खा जाता था। लेकिन कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसको ये लोग ने सबसे पहले पालना शुरू किया, कुत्ते को। और कुत्ते को ये लोग, जैसे गुफा में रह रहा था तो जानवर तक कभी भी आ सकता है, तो ये लोग क्या किया, सिक्योरिटी पर्पस से, मतलब ये गार्ड करेगा कुत्ता, सिक्योरिटी पर्पस से ये लोग सबसे पहले किसको पालना शुरू किया, डॉग को। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग। डोमेस्टिकेशन ऑफ अर्लीस्ट एविडेंस हमें कहाँ मिला है, आदमगढ़ और बागोर से। आदमगढ़ एमपी में, बागोर राजस्थान में। तो यहाँ पर जो डेड बॉडी था इसे दफनाया जाने लगा। इसके बाद नियोलिथिक साइट। नियोलिथिक साइट में, नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि ये सबसे बड़ा चेंजेस आया, इसीलिए इसे हम लोग नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं। नियोलिथिक रेवोल्यूशन, इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आया। पैलियोलिथिक से थोड़ा सा मानव जो है सभ्य, सभ्य तो नहीं बोलेंगे लेकिन मानव जो है उसमें थोड़ा सा ये चेंजेस आया। और नियोलिथिक में रेवोल्यूशन आया, ग्रेट चेंज लाया इसमें। जो मानव पहले वांडरर के रूप में घूम रहा था इधर उधर और खाना का तलाश कर रहा था, अब लोग जो है अस्थाई आवास खोज लिया। अब ये लोग क्या किया, जिस गुफा में जा रहा था इस गुफा को छोड़ करके उस गुफा में, और फिर कभी इस गुफा में छोड़ करके उस गुफा में, अब क्या किए लोग, एक गुफा अपना फिक्स कर लिया कि ये मेरा हैबिटेट होगा, फिक्स्ड हैबिटेट होगा, फिक्स्ड हाउस होगा इसका इस गुफा में। तो ये अस्थाई आवास हो गया। तो 4 लोग जैसे एक गुफा में रह रहा है, तो 4 लोग जब एक गुफा में रह रहा है और 4 लोग सेकेंड गुफा में रह रहा है, तो ये लोग जो है इस गुफा में फिक्स रहने लगा कि 4 व्यक्ति यहीं पर रहेगा। पहले कहते थे कि 4 यहाँ रहते थे, तो ये फिर दूसरे छोड़ कर जाते थे, फिर इस गुफा में कोई और आदि मानव आ जाते थे। तो नियोलिथिक में सबसे बड़ा चेंजेस जो हुआ, अस्थाई आवास हुआ। जब अस्थाई आवास होगा, जब लोग एक जगह फिक्स जगह रहने लगेंगे, तो ये लोग कृषि और पशुपालन का शुरुआत होगा। कृषि और पशुपालन का शुरुआत होगा। जब तक अस्थाई आवास नहीं होगा तब तक कृषि और पशुपालन करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें जैसे मान लेते हैं कि किसी चीज़ का खेती किए, जिस चीज़ का हम खेती की उसे देख रेख करना होगा प्रॉपर। जब प्रॉपर देख रेख, जब तक हम यहाँ रहेंगे नहीं तो प्रॉपर देख रेख कैसे होगा। आज यहाँ फिर 4-10 किलोमीटर आगे चले गए तो फिर से उसको कैसे देख रेख होगा। तो क्रॉप कल्टीवेशन होने लगेगा। तो जैसे अस्थाई आवास होगा, तो अस्थाई आवास जैसे ही होगा तो ऑटोमेटिक समझ आना है कि लोग यहाँ फिक्स रहने लगेंगे, तो कृषि और पशुपालन करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आदि मानव करेंगे तो अब जहाँ जाएंगे उसको फिर लेते जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए, अस्थाई आवास चाहिए। और यहाँ पर जो स्टोन टूल्स था, जो यहाँ पे जो स्टोन टूल्स था, अब ये बहुत ज़्यादा शार्प और पॉलिश्ड होने लगा। अब जो यहाँ का टूल्स था, जो पहले जो पैलियोलिथिक में था वहाँ का जो टूल्स था वो बहुत बड़ा था, और जो मेजोलिथिक के समय जो टूल्स था ये शार्प और छोटे होने लगा, नुकीला होने लगा। और नियोलिथिक में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा और ये पॉलिश्ड रहेगा। तो ये टूल्स और बेहतर हो जाएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ ये लोग एनिमल का डोमेस्टिकेशन कर रहा है, तो ये लोग जब एनिमल का डोमेस्टिकेशन पालतू बनाएगा तो वो जो बोन टूल्स चलता आ रहा था, हड्डी का जो टूल्स था, वो भी क्या हो जाएगा, और वो भी शार्प बनाएगा और बेहतर ढंग से उसे क्या करेगा, पॉलिश्ड रहेगा। और यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर जब प्रैक्टिस होगा, जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होने लगेगा तो लोग उस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को फूड ग्रेन्स, जैसे मान लेते हैं कि फूड ग्रेन्स को वो क्या करेगा, कलेक्ट करके कहीं रखेगा, स्टोर करके रखेगा फूड ग्रेन्स को। तो फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए मिट्टी का बर्तन बनाना चालू होगा। फिर से एक बार चेंजेस बताते हैं नियोलिथिक चेंजेस में। ये रेवोल्यूशन लाया
ग्रेट चेंज हुआ। सबसे पहले अस्थाई आवास हो, जब भी अस्थाई आवास होगा तो वहाँ के आदि मानव क्या करेंगे, कृषि करेंगे, कृषि करेंगे, साथ ही साथ पशु पालन करेंगे। और स्टोन टूल्स में क्या आएगा, पॉलिश्ड और शार्प्ड होगा। और साथ ही साथ जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा तो जो जिस चीज़ का खेती हुआ रहेगा, वीट बार्ली ये सब जो भी खेती रहेगा, ये सब का जो खेती करें तो फूड ग्रेन्स को कहीं ना कहीं इकट्ठा करके रखेंगे। इकट्ठा करने के लिए सामान चाहिए रखने के लिए, तो ये लोग फिर क्या करेगा कि पॉटरी का डेवलप होगा। पॉटरी मिट्टी का बर्तन ये लोग बनाएगा, मिट्टी का बर्तन। कुछ नियोलिथिक साइट्स है, इसे हम लोग देख लेते हैं। अस्थायी आवास होने के कारण साथ मानव ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई। अब पशुपालन जो है, पशुपालन का जब शुरुआत होगा तो नियोलिथिक में जो हंटिंग जो करता था जानवर का, अब इसमें कमी आ जाएगा। ये लोग अब उस जानवर को अब लोग पशुपालन लगेगा तो मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क ये सब चीज़ का इसे जानवर से लोग इस्तेमाल करने लगेगा। नियोलिथिक साइट्स है, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, सभी में बहुत सारा साइट्स है। कुछ साइट्स हम बता दिए जिसे याद रखना है, बाकी फिर बुक्स में दिया हुआ है उस साइट्स को, उसे भी क्या करना, गो थ्रू हो जाना है। नियोलिथिक साइट्स में मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में है। और कौन से नदी के किनारे, तो बोलन नदी के किनारे, बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ है। बोलन और बेलन ये दो अलग नदी है। बोलन कहाँ पे है, पाकिस्तान में, और बेलन कहाँ पर है, यूपी में। तो बोलन नदी के किनारे कौन, मेहरगढ़। यहाँ पर जो है सबसे पहले जब ये लोग अस्थाई आवास बनाएगा तो लोग एक जगह फिक्स हो जाएगा कि ये जो गुफा है ये इसका है। तो यहाँ पर ये लोग मड ब्रिक का घर बनाएगा, मिट्टी के ईंट वाले घर ये लोग बनाना शुरू करेगा। तो पहली बार जो है मेहरगढ़ में विलेज साइट मिला है। तो ये लोग क्या करेगा, जब अस्थाई आवास होगा तो ये लोग घर बनाया, तो वो भी किसका, मिट्टी का ईंट का। ईंट जो था वो मिट्टी का था और उसे क्या कर दिया, रहने के लिए एक छोटा सा झोपड़ी जैसा बना लिया। तो ये सबसे पहले हमको इसका एविडेंस कहाँ मिलता है, तो मेहरगढ़ में, विलेज साइट। तो जब लोग एक जगह अस्थाई आवास हो जाएगा तो धीरे धीरे 5 लोग यहाँ इस मड ब्रिक में रह रहा है, 5 लोग वहाँ मड ब्रिक में रह रहा है, किसी का अस्थाई आवास यहाँ, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, विलेज का रूप ले लेगा। लोग वहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और वो भी अस्थाई हो जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये लोग कृषि का शुरुआत तो नियोलिथिक साइट में होगा, क्योंकि अस्थाई आवास होगा तो कृषि भी होगा। और कृषि में सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस ये लोग कल्टिवेशन किया कॉटन का। कॉटन का सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़। ये भी कहाँ, कॉटन का मेहरगढ़। फिर दूसरा साइट जो है कोल्डिहुआ, कोल्डिहुआ कहाँ, यूपी। कोल्डिहुआ जो है यहाँ पे ओल्डेस्ट एविडेंस मिला हमें पैडी कल्टीवेशन का, धान की खेती का सबसे अवशेष यहाँ मिला हमें कोल्डिहुआ यूपी से। बट रिसेंट डिस्कवरी के हिसाब से देखेंगे तो यूपी में ही लहुरा देव जो है पैडी का सबसे एविडेंस कल्टीवेशन है, किसका, पैडी का, धान का खेती का सबसे ओल्डेस्ट। धान की खेती का अवशेष कहाँ से मिला हमें, लहुरा देव और कोल्डिहुआ से। एग्ज़ाम में क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि धान की खेती का अवशेष सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में कोल्डिहुआ और लहुरा देव रहा तो आंसर होगा लहुरा देव, लेकिन दोनों में से कोई एक रहा तो उसका ऑप्शन वही हो जाएगा, या तो कोल्डिहुआ या तो लहुरा देव। लेकिन लहुरा देव अभी रिसेंट के हिसाब से 8000 BC पहले है और कोल्डिहुआ जो है 7000 BC पहले। फिर इसके बाद एक नियोलिथिक साइट और है, बुर्जाहोम और गुफकराल। बुर्जाहोम और गुफकराल ये कहाँ, कश्मीर। यहाँ पर जो है एक यूनिक फीचर्स पाया गया है, पीट ड्वेलिंग का, सबटेरेनियन हाउस। कहने का मतलब कि ज़मीन के नीचे ये लोग क्या कर दिया, कोड़ दिया, गड्ढा बना दिया बड़ा सा, और उसमें मानव क्या कर दिया, नीचे उतर करके रहने लगा।
नीचे उतर करके अपना जो फूड ग्रेन्स था, पॉटरी बनाना भी सीख गया। फूड ग्रेन्स खेती कर ही रहा है तो उस फूड ग्रेन्स को अस्थायी आवास भी है, तो एक अंदर में ही क्या करेगा कि ये लोग फूड ग्रेन्स को स्टोर करेगा, फिर इसके बाद आग जला लेगा अंदर में ही, और फिर ये लोग को क्या करता था कि ऊपर से ये लोग ढक देता था। जैसे यहाँ फोटो में हम दिखलाए हैं फिगर बना करके कि फिगर बना करके यहाँ पे हम दिखाए हैं कि ये लोग ऊपर से क्या करेगा, ढक देगा, ग्रास से क्या करेगा, ऊपर से ढक देगा, अंदर में ये लोग रहेगा। मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगा तो ऊपर का धूप का रोशनी रोकने के लिए क्या करेगा, ऊपर घास से ढक देगा, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा तो उसको ऊपर से ढक देगा। जब उसको बाहर निकलना होगा तो उसे हटा करके फिर वो लोग बाहर आ जाएगा। मतलब एक गर्त आवास मिला है। कहाँ? बुर्ज होमर गुफकराल, बुर्ज होमर गुफकराल। और साथ ही साथ यहाँ पर भी डॉग और उसका जो मालिक है उसका अवशेष मिला है। दफनाने का जो तरीका है, आदमी को जब दफनाया गया तो साथ में उस कुत्ते का भी अवशेष वहाँ पे मिला है। मतलब ये बता रहा कि उसके मालिक और उसका जो कुत्ते हैं दोनों के बीच में गहरा संबंध है, क्योंकि सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किस जानवर का शुरुआत हुआ, वो हुआ डॉग का ही। और इसमें कौन सा साइट फेमस है, तो आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ कहाँ पे? एमपी में, और बागोर राजस्थान में। ये रहा प्री हिस्टोरिक पीरियड का, प्राग ऐतिहासिक काल का तीनों विभाजन, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। ये हम लोग जो पढ़े थे इंट्रोडक्टरी क्लास में कि सारे एक्सपेक्ट को देखेंगे कैसे चेंजेस आया। तो हम लोग पैलियोलिथिक में चेंजेस देखें कि मानव उस समय जो था कि जो कपड़ा जो पहन रहा था वो एनिमल स्किन और पत्ते का पहनता था, और जो आदमी जो मरता था उसको ओपन स्पेस में ही छोड़ दिया, जो जहाँ हमारा, और उस समय कोई रिचुअल्स वगैरह नहीं होता था, जो जहाँ हमारा वहीं पे छोड़ दिया गया। फिर बाद में उसे जानवर और चिड़िया उसे क्या करता था, चिल कौवा करके खा जाता था, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता था। और फिर यहाँ का जो टूल्स था क्या था, बड़ा था। लेकिन जैसे ही मेजोलिथिक साइट्स में हम लोग जाएंगे तो यहाँ दफनाने का तरीका जो हो गया, क्या हो गया, दफनाने का तरीका आ गया कि गड्ढा करके वहाँ पर दफना दिया गया। कहीं कहीं पर साथ में कुत्तों का भी अवशेष साथ में मानव के साथ मिला है, आदमगढ़, बागौर और बुर्जहोमर गुफकराल में। और फिर नियोलिथिक साइट में देखेंगे ये कैसे रेवोल्यूशनरी ग्रेट चेंज इसमें आया, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस ये हुआ कि मानव का यहाँ अस्थाई आवास हो गया। और जब अस्थाई आवास होगा तो ही पॉसिबल है कृषि करना और पशु पालने का एक सिस्टमेटिक तरीका से तभी हो पाएगा जब वहाँ का अस्थाई आवास होगा। ऐसा थोड़ी कि अस्थाई आवास नहीं रहेगा। मान लेते कि कोई जानवर को हम पाल लिए, भेड़ बकरी कुत्ता को पाल लिए, और जब इसको हम पालें और इसके बाद हम आएंगे 6 महीने के बाद या फिर नहीं भी आए तो फिर डोमेस्टिकेशन तो हो नहीं पाएगा। इसलिए अस्थाई आवास होना जरूरी है, तो ही कृषि और पशुपालन होगा। और इस समय का जो स्टोन टूल्स था और बोन टूल्स था ये शार्प हो गया नियोलिथिक में। और जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उस जो चावल गेहूँ और बार्ली जौ रागी ये सब का जो खेती की है इसको हम स्टोर करेंगे, तो इसके चलते इसको हम रखने के लिए क्या करेंगे, मिट्टी का बर्तन बनाएंगे, मृद भांड, बड़ा बड़ा बर्तन बनाएंगे, ताकि वहाँ पे हम लोग क्या करें, इसे संग्रहित कर सकें। इसके बाद जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स किया। ये लोग क्या किया कि जैसे जब आदि मानव जो थे ये लोग गुफा में रह रहे थे शुरुआत में, तो जब ये लोग गुफा में रह रहे थे तो आग का खोज कर लिया। तो आग का खोज कर लिया तो ये लोग आग का खोज का इस्तेमाल करता था जानवर को पकाने के लिए, खाने के लिए। फिर इसके बाद सिक्योरिटी पर्पज से भी करता था कि जानवर उससे सामने ना आए, दूर भाग जाए। साथ ही साथ यदि उसे ठंडा लग रहा है तो उसका इस्तेमाल रहता था, आराम से फिर रेस्ट करता था। तो ये लोग क्या करता था कि जब रेस्ट वगैरह करता था तो गुफा में ये लोग पेंटिंग करता था। गुफा में क्या करता था, पेंटिंग करता था, और अपने लाइवलीहुड को दिखाता था कि ये मानव है, मानव क्या कर रहा है, हंट कर रहा है, इस जानवर को मार रहा है, हिरन को, बकरी को, फिर बड़े बड़े जानवर जो है ऑक्स को, ये सब को क्या कर रहा है, मार रहा है। तो उसी पेंटिंग्स में हम लोग को देखेंगे, कुछ फेमस पेंटिंग्स है उसे हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। जैसे
सबसे फेमस है, तीन है तो बहुत सारा, रॉक पेंटिंग, मतलब वो लोग गुफा में क्या किया, रह रहा था तो पेंटिंग्स बनाया, तो अपने लाइवलीहुड को दर्शाने का कोशिश किया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ फेमस पेंटिंग। सबसे पहले जो है लखुदियार पेंटिंग, ये कहाँ, उत्तराखंड। जो साइट है वो याद रखना है कि किस स्टेट में है अभी के समय में, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जगह पूछ लेगा कहाँ पे है। लखुदियार पेंटिंग कहाँ, उत्तराखंड में। यहाँ पे जो आदि मानव जो है, मानव को एक स्टिक के फॉर्म में दिखाया है, जैसे इस फिगर में यहाँ दिख भी रहा है, स्टिकी लाइन से दिख रहा है, स्टिकी लाइन से ये दिख रहा है यहाँ पे कि ऐसे करके ये मानव हो गया। फिर यहाँ पर कोई किसी जानवर को दिखाएगा और फिर एक अलग एक लाइन से ऐसे दिखा देगा कि इसको ये हंट कर रहा है, तीर के जैसा तीर बना देगा। साथ ही साथ लखुदियार पेंटिंग, इस यहाँ के पेंटिंग में क्या किया कि जैसे पेंटिंग बनाया, कोई मानव जो है गुफा में रह रहा था, तो गुफा में रह रहा था तो वो पेंटिंग बनाई है स्टिकी लाइन्स और वेवी लाइन्स के फॉर्म में। जब वेवी लाइन्स और स्टिकी लाइन्स के फॉर्म में जब पेंटिंग बनाया तो ये तो फिर चला गया, हज़ारों साल के बाद तो वहाँ रहेगा नहीं, 100 साल के बाद कोई रहेगा नहीं, फिर कोई दूसरा आएगा अर्ली मैन वहाँ पर, तो फिर वो भी क्या करेगा, पेंटिंग करेगा। तो इसी के ऊपर वो पेंटिंग कर दिया। फिर जैसे दो पेंटिंग हो गया, फिर आ गया तीसरा कोई, तो तीसरा कोई उस पेंटिंग बना दिया। तो मतलब पेंटिंग के ऊपर क्या किया गया, पेंटिंग बनाया गया। तो सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग, मतलब पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग बनाया गया। जैसे वो काला रंग से बनाया तो ये क्या किया कि रेड कलर से बनाया, फिर रेड कलर से ये क्या किया, तीसरा आया तो येलो कलर से बनाया, चौथा आया तो डार्क रेड से बना दिया। तो इस टाइप से मतलब पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग बनाया गया। मतलब लखुदियार पेंटिंग में मेनली हर जगह, हर रॉक सेक्टर में सुपर इम्पोजिशन देखने को मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। फिर इसके बाद तेलंगाना और कर्नाटका में, तेलंगाना में कौन सा जगह, कुपगालू पेंटिंग, वो लोग भी क्या करेगा, सेम चीज़ स्टिकी लाइन से बनाएगा, सुपर इम्पोजिशन होगा। फिर कर्नाटक में पिकलीहार और टेकालकोटा पेंटिंग, मतलब इस जगह पे क्या मिला है, रॉक पेंटिंग मिला है, चट्टान के ऊपर केव के अंदर में क्या ये पेंटिंग मिला है। और चौथा जो है भीमबेटका पेंटिंग, मध्य प्रदेश, ये तो बहुत फेमस है भीमबेटका पेंटिंग। यहाँ पर पेंटिंग में दिखलाया गया है किस तरीके से, अभी हम बना के दिखाएं कि कोई एक आदि मानव क्या कर रहा है, एक जानवर को हंटिंग कर रहा है, फिर एक आदि मानव को डांस करते हुए दिखाया गया है, म्यूजिक सुन रहा है, फिर इसके बाद जानवर और जानवर आपस में लड़ रहा, इस टाइप से पेंटिंग बनाया है स्टिक के फॉर्म में और वेवी लाइन्स के फॉर्म में। और कलर का इस्तेमाल लोग रेड, वाइट, ब्राउन, ब्लैक एटसेट्रा ये सब ये लोग करता था। और सुपर इम्पोजिशन और पेंटिंग तो एक नॉर्मल सा है कि वो गया आदि मानव वहाँ से छोड़ करके, तो दूसरा आदि मानव आया तो वो उसके ऊपर पेंटिंग बनाया, तो वो ब्लैक से था तो ये रेड से बना दिया, जो रेड से बनाया फिर वो डार्क रेड से बना दिया, तीसरा चौथा आया तो येलो से कर दिया, ब्राउन से कर दिया, इस टाइप से। इसके बाद जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में फोर्थ जो है पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, फोर्थ जो है ये चैल्कोलिथिक एज। इस पीरियड में चैल्कोलिथिक में तांबा का खोज हो गया। इसमें तांबा का सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त होने वाला जो चीज़ था मेटल, वो तांबा। तांबा सबसे पहला मेटल यूज किया गया मानव के द्वारा। मानव के द्वारा सबसे पहला मेटल यूज करने वाला कौन सा है, तांबा है, कॉपर। अब यहाँ पे जो है जितना नियोलिथिक में फीचर्स था, नियोलिथिक साइट्स में जो जितने सारा फीचर्स था वो सारे फीचर्स चैल्कोलिथिक्स में भी रहेगा, और साथ ही साथ और उसे थोड़ा डेवलप भी रहेगा। जैसे ये लोग टूल्स में अब चाकू बना लिया पतला धार करके, फिर इसके बाद जब तांबा का खोज हुआ तो मछली पकड़ने के लिए कांटा जैसा पिन बना लिया, छेनी, हथौड़ी, इस टाइप का कुछ चीज़ ये लोग क्या किया, बना लिया चैल्कोलिथिक में। फिर इसके बाद जो है कि ये जो तांबा का खोज हो गया, तांबा का व्यापक रूप से ये लोग क्या करने गया, उपयुक्त होने लगा इस पीरियड में। तो ब्रॉन्ज मतलब का तांबा के साथ टिन को मिक्स कर दे तो कौन सा एलॉय बन जाएगा, ब्रॉन्ज, कांच से। कॉपर के साथ कौन सा, कांच, और ब्रॉन्ज जो है कॉपर प्लस टिन।
कॉपर कितना 90% रहता है लगभग, और टिन कितना लगभग 10%, 8 से 10% रहता है। तो क्या बन जाएगा, वो ब्रॉन्ज बन जाएगा। अब ब्रॉन्ज बन जाएगा तो फिर टूल्स वगैरह और डेवलप हो जाएगा। यहीं पर एक और भी चीज़ है कि ब्रॉन्ज और ब्रास, ब्रास मतलब पित्तल, ब्रास जो है वो भी कॉपर रहता है उसमें, कॉपर के साथ उसमें जिंक को मिलाया जाएगा, कॉपर के साथ किसको, जिंक में को, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, ब्रास बन जाएगा। चैल्कोलिथिक पीरियड इन चारों में से सबसे क्या रहेगा, डेवलप्ड रहेगा। सबसे ज़्यादा इन चारों में से कौन रहेगा, चैल्कोलिथिक ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है विलेज वगैरह तो हमको देखने को मिला कहाँ, नियोलिथिक साइट में, क्योंकि ये लोग अस्थायी आवास हो गया, कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा, साथ ही साथ पॉटरी भी डेवलप हो गया। तो जब ये सब चीज़ आया तो चैल्कोलिथिक में भी ये सब चीज़ चल रहा है, तो जो विलेज था अब धीरे धीरे गांव बसना चालू हो गया। तो कुछ संस्कृति भी डेवलप होगा जब अस्थायी आवास हुआ। तो 5 आदि मानव यहाँ रह रहा, 5 आदि मानव मड ब्रिक्स में यहाँ रह रहा, 5 आदि मानव मड ब्रिक्स में यहाँ रह रहा। इस तरह धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, कुछ संस्कृति भी डेवलप हुआ विलेज साइट में। तो जो जहाँ पे संस्कृति डेवलप हो उसी जगह के नाम से जाना जाने लगा। तो इसमें से फेमस है, बहुत सारा संस्कृति डेवलप हुआ, लेकिन 3-4 हम बता देंगे, बाकी बुक में बहुत सारा लिखा हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एक है आहार कल्चर या बनास कल्चर। आहार और बनास ये कहाँ पर है, राजस्थान में ये जगह है, उसी जगह से नाम से जाना जाने लगा, आहार और बनास कल्चर। फिर इसके बाद कायथा संस्कृति, ये कहाँ, मध्य प्रदेश। और जौरवे कल्चर कहाँ, महाराष्ट्र। ये 3 हमें क्या करना है, याद रखना है। आहार कहाँ, राजस्थान, कैथा मध्य प्रदेश, जौरवे महाराष्ट्र। एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि आहार कल्चर के बगल में दे दिया मध्य प्रदेश, कैथा दे दिया राजस्थान, और जौरवे दे दिया तेलंगाना। बोलेगा इन तीनों में से कौन सा मैच्ड है या मैच्ड नहीं है। तो ये हमें 3 याद रखना होगा। इसके बाद जो है नियोलिथिक पीरियड में हम लोगों ने देखा कि मानव का अस्थाई आवास हो गया, फिर वो लोग कृषि करने लगा, और साथ ही साथ वो लोग एनिमल हस्बेंड्री भी करने लगा। तो जब वो लोग कृषि करने लगा, जब वो लोगों का सरप्लस एग्रीकल्चर होने लगा, तो वो लोग उसे क्या करेगा, फूड ग्रेन्स को स्टोर करेगा, फूड ग्रेन्स को स्टोर करेगा तो पॉटरी का डेवलप होगा। जब पॉटरी बनाया जाने लगा होगा, पॉटरी को हिंदी में मृदभांड बोलते हैं या मिट्टी के बर्तन जो है, इसका जो विकास होगा इंडिया में, तो पॉटरी जब बनाया होगा आदि मानव ने उस समय, तो जब ये लोग मानव बनाया होगा तो सबसे पहले थोड़ा सा गोल किया होगा, तो उसमें ज़्यादा तो अट नहीं पाता होगा। पॉटरी हम फूड ग्रेन्स को इस्तेमाल करेंगे, उसमें फिर इस्तेमाल करेंगे पानी रखने के लिए, फिर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुछ मिट्टी के बर्तन खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पॉटरी का। तो पॉटरी जो डेवलप किया, तो इसका अवशेष मिला है भारत में। हिस्टोरियन ने जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे एग्जीक्यूशन कराया, खुदाई करवाया, उत्खनन करवाया, तो इसके अवशेष मिला है पॉटरी का। जो उत्खनन किया जाता है ये 2 तरीके से किया जाता है। जैसे हमें क्या करना है, कोई एक जगह है उसे हमें क्या करना है, उत्खनन करना है। मान लेते हैं कि ये एक पीस ऑफ लैंड हुआ, इसे हमें क्या करना है, इतिहास के बारे में जानना है। मान लेते हैं हम हिस्टोरियन है, तो अब इस पीस ऑफ लैंड में सरकार हमें क्या करेगा, इसे दे देगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है ये खुदाई करवाता है, इसका एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पीस ऑफ लैंड रहेगा, यहाँ पर उत्खनन करेगा। तो उत्खनन करने का भी 2 तरीका होता है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे ज़मीन को खोद देगा। यहाँ ज़मीन जोतना थोड़ी है, यहाँ क्या करना है, इतिहास को समझना है। तो ज़मीन जो है एक वर्टिकल एग्जीक्यूशन होगा, तो ये डेप्थ में होगा। मतलब ये पीस ऑफ लैंड में आराम से इसका एक आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरियन रहेगा, फिर कुछ उसके साथ लेबर वगैरह रहेगा,
कोड़ी बेलचा कुदाड़ी सब लेके जाएगा, कुदाल वगैरह सब लेके जाएगा, अब बोलेगा आज क्या करेंगे, इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वो जो आर्कियोलॉजिस्ट रहेगा वो एग्जीक्यूशन कराएगा, तो एक वर्टिकल तरीके से करा सकता है। इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड में क्या करेगा, ये वर्टिकली क्या करेगा, खोदते जाएगा, और वहाँ पे कुछ जो भी चीज़ मिला, पॉटरी मिला या जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिला, उसको वहाँ पे उसके हिसाब से फिर हिस्टोरियन उसे क्या करेंगे, टेक्निक के मेथड से क्या करेंगे, वो लोग अपना इतिहास को लिखेंगे। एक होता है हॉरिजॉन्टल तरीके से भी एक एग्जीक्यूशन किया जाता है। हॉरिजॉन्टल में क्या करेगा, जैसे यहाँ फिगर में दिख भी रहा है कि एक पीस ऑफ लैंड ऐसा रहेगा, यहाँ पर इतना दूर खोदेगा और थोड़ा सा डेप्थ भी रहेगा, फिर इसके बाद इतना दूर जाएगा, फिर डेप्थ रहेगा, फिर इसमें क्या क्या मिला है। तो इस क्षेत्र को खोदने के लिए, हॉरिजॉन्टली खोदने के लिए, तब तक फिर बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड चाहिए होगा। जब बहुत बड़े क्षेत्रों को उत्खनन करना होगा तो बड़ा भूमि चाहिए, तो बड़ा इसमें एक्सपेंसिव भी होगा, इसमें खर्च क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें खर्च क्या होगा, ज़्यादा होगा। और कम खर्च किस में होगा, वर्टिकली में होगा, और हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, ज़्यादा खर्चा होगा। तो इसी में एक हिस्टोरियन है, आर्कियोलॉजिस्ट है, और वो खुदाई वगैरह करते हैं और हिस्ट्री उसे क्या करते, वो लेखन शैली में अपना लिखते हैं। एक फेमस हिस्टोरियन है इंडियन का, ब्रजवासी लाल। कौन है, ब्रजवासी लाल, बीबी लाल जो एक फेमस हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट है। इनका मेजर काम जो है बीबी लाल का, ये हस्तिनापुर जो साइट है वहाँ पे खुदाई करवाए हैं, और फिर इसके बाद खुदाई करने को जो इनको जानकारी प्राप्त मिली, फिर उन्होंने किताब में उसे क्या क्या लिखा है। फिर इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारा साइट में बीबी लाल जो है ये वहाँ पे खुदाई करवा करके फिर उसको किताब में लिखे अपने। फिर इसके बाद जो फेमस और बहुत डिस्प्यूटेड था वो था राम जन्मभूमि, अयोध्या साइट का खुदाई कौन, बीबी लाल ने ही करवाया, और बहुत डिस्प्यूटेड भी था। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, मंदिर बनाने की इजाज़त दे दिया। फिर इसके बाद और जो पोट्री है, अब मान लेते हैं खुदाई यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे उत्खनन इस भूमि का हुआ है, और यहाँ पर जो है मान लेते हैं पहले जो पॉटरी बना होगा, नियोलिथिक में फूड सरप्लस और एग्रीकल्चर फैक्ट्री जब होने लगा तो वो लोग पॉटरी बनाने लगा ताकि उसमें फूड ग्रेन्स रखें। तो मान लेते हैं कि वो पहले ऐसे बनाया होगा, फिर इसके बाद वो लोग को दिमाग में आया कि नहीं थोड़ा बड़ा रहेगा तो ऐसे करके बनाएंगे तो ज़्यादा इसमें फूड ग्रेन्स हटेगा। फिर इसके बाद वो लोग धीरे धीरे करते करते ऐसे बनाने लगा, फिर पानी रखने के लिए सोचा होगा कि इसको ज़्यादा ऐसे रहेगा तो और बेहतर रहेगा, तो पहले इस टाइप का सोचा होगा, फिर ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, तो इस टाइप से फिर एक बर्तन बन गया सुराही के जैसा। तो मान लेते हैं कि ये जो पीस ऑफ लैंड है यहाँ उत्खनन के दौरान में एक कोई पॉटरी मिला, आइए जो पॉटरी जो भी मिला टूटा फूटा मिलेगा, तो टूटा फूटा मिलेगा, एकदम टूटा फूटा एक छोटा सा अवशेष मिलेगा उसका, पूरा ऐसा थोड़ी कि पूरा का पूरा ये मिलेगा, कुछ टूटा हुआ भाग मिलेगा। जो टूटा हुआ भाग मिलेगा, तो टूटे हुए भाग में तो पॉटरी को हम कैसे जानेंगे कि कितना पुराना है, इसका इतिहास कितना पुराना है, ये पॉटरी नियोलिथिक साइट का है कि हड़प्पन का है कि वैदिक का है कि महाजनपद काल का है, गुप्ता पीरियड का, कुषाण का है, कब का है ये। तो यहाँ इतिहासकारों ने थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग मेथड के तरीके से ये लोग क्या करता है, जानकारी लेता है। जब पॉटरी बनाया गया था तो मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी का बर्तन था। मिट्टी के बर्तन जो है इसे टेम्परेचर दे करके पकाया भी गया, टेम्परेचर दे करके, तो इसे जितना टेम्परेचर देंगे उतना मजबूत बनेगा। तो वही टेम्परेचर आधारित ये लुमिनेसेंस डेटिंग है, उसे ये पता चल जाता है कि ये कितना बार
इसको किया गया है, कितना पुराना है वो टेम्परेचर से इन लोग को पता चलता है। कौन सा मेथड है पॉटरी का पता करना कि किस काल का है? तो थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग मेथड। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉटरी है शुरुआत कहाँ से होगा? नियोलिथिक एज से होगा। नियोलिथिक एज से क्या होगा? मेरा शुरुआत होगा नियोलिथिक एज से। पॉटरी का शुरुआत नियोलिथिक एज से क्यों होगा? क्योंकि इस समय मानव का अस्थायी आवास हो जाएगा। तो अस्थायी आवास होगा तो कृषि होगा, और कृषि होगा तो उसे फूड ग्रेन्स को क्या करेंगे? स्टोर रख करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए। जब वो लोग अस्थायी आवास हो गया तो वो लोग खाना खाएगा, पानी पिएगा, तब पानी इसको स्टोर रखेगा तभी तो। पहले घुमंतु था तो जहाँ पानी मिलता था वहाँ पानी पी लेता था, लेकिन जब नदी किनारे बस गया तो फिर वो अपने घर में क्या करेगा? उसे स्टोर करके रखेगा पानी और खाना को। तो यहाँ पर स्टोर करने के लिए पॉटरी बनाया गया। तो यहाँ पर हाथ से बनाया गया पॉटरी नियोलिथिक में। चैल्कोलिथिक एज में उसके बाद जो कॉपर एज है वहाँ पर ब्लैक एंड रेड पॉटरी है। कौन कैसा है? BRW कल्चर, ब्लैक एंड रेड वेयर। कौन सा कल्चर है? BRW कल्चर। फिर इसके बाद चैल्कोलिथिक के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे भी वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में PGW कल्चर। कौन सा? PGW कल्चर। यहाँ पर पेंटेड ग्रे वेयर, पी से पेंटेड ग्रे वेयर, PGW कल्चर। वैदिक पीरियड में कौन सा पॉटरी मिला है? पेंटेड ग्रे वेयर। वो क्या करेगा? पेंट किया हुआ रहेगा पॉटरी, थोड़ा डिज़ाइन रहेगा उसमें। और कुछ पॉटरी हम डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग को कैसा पॉटरी है? OCP कल्चर, ऑक्योर कलर पॉटरी। कैसा कल्चर है? OCP कल्चर, ऑक्योर कलर पॉटरी। ऑक्योर कलर कैसा होता है? तो थोड़ा रेडिश कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है। जैसे कैसे कोई पोलियो वाला आकर के घर के बाहर में लिख के चला जाता है, तो रेड कलर से लिख के चला जाता है ना, डेट वगैरह, तो उसी कलर का रहेगा, थोड़ा रेडिश कलर का रहेगा, ऑक्योर कलर, जिसको हम लोग गेरुआ रंग बोलेंगे। फिर इसके बाद हड़प्पन के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद वैदिक हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसा? OCP कल्चर। और फिर वैदिक पीरियड में कैसा? PGW कल्चर। फिर वैदिक पीरियड के बाद हम लोग देखेंगे गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में हम लोग देखेंगे कैसा? यहाँ पर रेड वेयर पॉटरी है। ये जो BRW कल्चर है ना, BRW, ये चैल्कोलिथिक में ये लगभग ब्लैक एंड रेड कलर का जो पॉटरी मिलेगा ये लगभग सभी पीरियड में मिलेगा। BRW वैदिक में भी मिलेगा, हड़प्पा में भी मिलेगा, महाजनपद में भी मिलेगा, गुप्ता में भी मिलेगा, लगभग सब जगह ब्लैक एंड रेड पॉटरी मिलेगा। लेकिन लेकिन कुछ कुछ उसका विशेषता है। ऐसा नहीं कि OCP कल्चर जो मिल रहा है हड़प्पन के समय में ऑक्योर कलर का, कि वहाँ ब्लैक और रेड नहीं मिलेगा, ब्लैक रेड भी मिलेगा, लेकिन इसका ज़्यादा फेमस है ऑक्योर कलर प्रचलित। वैदिक पीरियड में कौन सा है? पेंटेड ग्रे वेयर। और गुप्ता पीरियड जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ रेड वेयर पॉटरी आएगा। यहाँ पर पॉटरी का रिमेंस भी मिला। कहाँ पर? राजगढ़ से, हस्तिनापुर से, बासर से। यहाँ पर पॉटरी का बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है, उस पर पेंटिंग वगैरह भी बना, डेकोरेशन पूरा किया हुआ बाहर, अंदर में पॉलिश्ड है। तो कैसा कलर का है? रेड कलर का है, और वो एक्सीलेंस है पॉटरी का वो गुप्ता पीरियड में। महाजनपद पीरियड में जो देखेंगे NBPW कल्चर। कैसा? कौन सा कल्चर? नॉर्थ ब्लैक एंड पॉलिश्ड वेयर। तो महाजनपद जो है, महाजनपद पीरियड जो है ये मेनली तो नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा था सारा महाजनपद। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, इसीलिए इसे नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW। तो इसे भी पकड़ में आ जाएगा कि नॉर्थ ब्लैक, नॉर्थ का बोल रहा था, महाजनपद कहाँ ज़्यादा, सारा का सारा कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थ NBPW कल्चर। और फिर इसके बाद कुषाण के समय में एक यूनिक रेड पॉलिश्ड वेयर रहा, और उसमें क्या किया हुआ? स्टाम्प्ड डिज़ाइन मारा हुआ है कुषाण के समय में। तो लगभग सभी पीरियड के समय में देखेंगे तो ब्लैक एंड रेड पाया जाएगा। हड़प्पन में खासियत रहेगा कि ऑक्योर कलर का पॉटरी दिखेगा, वैदिक में रहेगा कि पेंटेड ग्रे कलर का दिखेगा,
गुप्ता में रेड रहेगा, महाजनपद में नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब यहाँ पर महाजनपद में एक ज़्यादा फेमस है कि एनबीपीडब्ल्यू में क्या है कि वो जो मृदभांड रहेगा, जो पॉटरी रहेगा, जो वो काला रंग का होगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चमकीला रहेगा। वैसा फिर कहीं नहीं पाया जाएगा। जो ओसीपी कल्चर है हड़प्पन के अलावा फिर कहीं नहीं मिलेगा। और जो एनबीपीडब्ल्यू है जो पॉलिश्ड किया हुआ है, वो पॉलिश्ड किया हुआ ना हड़प्पा मिलेगा, ना वैदिक में मिलेगा, ना चलकोलिथिक में मिलेगा पॉलिश्ड। तो पॉलिश्ड वाला पॉटरी का शुरुआत हो गया कहाँ पे? महाजनपद में। और फिर इसके बाद जब गुप्ता में जाएंगे तो वहाँ भी पॉलिश्ड मिलेगा, कुषाण में जाएंगे तो वहाँ भी पॉलिश्ड मिलेगा, लेकिन शुरुआत पॉलिश्ड कहाँ से पॉटरी का? महाजनपद का। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉटरी है किस तरीके से लोगों ने उस समय बनाया। प्री हिस्टोरिक पीरियड के समय में किस तरीके से ये पॉटरी है, जो बर्तन है वो, ये पॉटरी इस टाइप से, ये पॉटरी इस टाइप से बनाया हुआ है, इसका डिजाइन इस टाइप से है, ये रेड ऑक्यूर कलर का है, रेड कलर का है। फिर इसके बाद ये पकड़ने वाला भी बना दिया, हाथ से पकड़ने के लिए इधर है। फिर इधर से शार्प बना दिया आगे से, ताकि पानी रखेंगे तो आगे मग के जैसा है, आगे अच्छे से गिरेगा। ये बड़े फॉर्म में यहाँ पे फूड ग्रेन्स स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये रहा पॉटरी का। पॉटरी में सबसे फेमस आर्कियोलॉजिस्ट कौन और हिस्टोरियन? बीबी लाल। फिर इसके बाद पैलियोलिथिक में हम लोग देखेंगे कि दिखाएंगे किस तरीके से टूल्स वगैरह जो था, वहाँ स्टोन टूल्स वगैरह जो था, तो स्टोन टूल्स में देखेंगे पैलियोलिथिक में सब बड़ा बड़ा था उस समय। और जब नियोलिथिक में आएंगे तो यहाँ से लोग ज़्यादा थोड़ा डेवलप हो गया, लोग शार्प बनाने लगा, नुकीला बनाने लगा, शार्प बनाने लगा। साथ ही साथ बोन टूल्स का भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पे लोग क्या हो जाएगा, और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, मोर एडवांस होगा यहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक साइट का नाम बताए थे बुर्ज होम और गुफकराल, ये दो बताए थे। दोनों कहाँ पे है? ये कश्मीर में। ये कहाँ है? कश्मीर में। बुर्ज होम और गुफकराल। गुफकराल ये दोनों कहाँ है? कश्मीर में। तो ये जो बुर्ज होम में बताए थे पिट ड्वेलिंग, मतलब गर्त आवास जो होगा ज़मीन के नीचे, वो लोग क्या करेगा? गड्ढा करके रहेगा, पिट ड्वेलिंग सब टेरेनियन ये हाउस बनाएगा। इसके अंदर में ये लोग कितना बेहतरीन तरीके से ये लोग आदि मानव अंदर चला जाएगा, और एक लेटर जैसा बना दिया ताकि हम चढ़ सके और उतर सके। फिर इसके बाद यहाँ पर आग जला दिया। आग का खोज कब हुआ था? आग का खोज हुआ था पैलियोलिथिक में। पैलियोलिथिक में भी कहाँ पर? द मिडिल पैलियोलिथिक में। और कौन सा पत्थर था? क्वार्टेजाइट पत्थर से। तो आग का जब खोज हो गया था तो ये तो बुर्ज होम और गुफकराल ये नियोलिथिक साइट है, तो आग का खोज यहाँ रहेगा। ये लोग को ठंडा लगता था तो आग जला लेता था। साथ ही साथ ये लोग फूड ग्रेन्स वगैरह के लिए बर्तन जो बनाया था पॉटरी, यहाँ पर फूड ग्रेन्स दिख रहा है, स्टोर करने के लिए बर्तन वगैरह सब रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है सीढ़ी ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए। और फिर इसके बाद जब ये लोग को ज़्यादा ठंड लगता था या फिर ये लोग को ज़्यादा धूप लगने लगा, गर्मी लगने लगा, तो ज़्यादा धूप लगने लगा तो ये ऊपर का पूरा पार्ट कवर कर दिया जाता था। किससे? घास से। ये पूरा पार्ट ऊपर से कवर कर दिया जाता था घास से। तो ये साइट जो है बुर्ज होम और गुफकराल। फिर इसके बाद एक पेंटिंग है
यहाँ पे केव पेंटिंग जो है, ये रहा केव पेंटिंग। केव पेंटिंग में बताए थे 3-4 साइट था। लखुदियार था उत्तराखंड में, भीमबेटका था एमपी में। तो ये जो पेंटिंग ये लोग बनाता था तो बताए थे स्टिकी फॉर्म में था। इस तरीके से आदमी को बना दिया और एक तीर को दिखला दिया। फिर इसके बाद एक जानवर को बना दिया इस तरीके से। फिर इसके बाद एक जानवर को ये मार रहा है, यहाँ पे ये दिखला दिया। एक जानवर बना दिया सिंपल सा, ऐसे एक स्टिक के फॉर्म में। फिर सीधा ले जा कर के तो इस टाइप का फॉर्म में बनाया। और सुपर इम्पोजिशन ये लोग जो करता था कि जैसे ये लोग रेड कलर का बनाए थे, मान लेते ये रॉक पेंटिंग है, अब हम इस पर सुपर इम्पोजिशन कर रहे हैं। हम अभी खुद आदि मानव बन गए हैं, तो अब इसके ऊपर जो सुपर इम्पोजिशन करेंगे, मान लेते हैं वो कलर ब्लैक कलर, अब रेड की जगह पे अब यहाँ पर अपना पेंटिंग बना देंगे। ये जानवर हो गया। अब फिर इसके बाद इसको येल्लो से दिखा देंगे कि हम इसको क्या मार रहे हैं, इस तरीके से। मतलब अपने लाइवलीहुड को वहाँ दिखलाने के लिए एक पेंटिंग के ऊपर दूसरा पेंटिंग बनाया जाने लगा, सुपर इम्पोजिशन। फिर इसके बाद जो है मानव, जो आदि मानव था, तो शुरुआत में तो वो लोग सभ्य नहीं था तो वो लोग क्या करता था, खुला घूमता था नेकेड। तो वो लोग अपने बॉडी को कवर करने के लिए पत्ते या एनिमल स्किन का इस्तेमाल करता था। बॉडी को कवर क्यों करता था, क्योंकि ठंड लगता था तो बॉडी को कवर करना पड़ता था। तो जिसके चलते ये लोग क्या किया, पहले तो नेकेड घूमता था, फिर वो लोगों को लगा कि नहीं, यदि बॉडी कवर करते तो ठंड नहीं लग रहा है। ये हजारों वर्ष के दौरान के बाद ये लोग ऐसा सीखा होगा। तो जो ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। उसमें से एक है डार्विन और दूसरा है लेमार्क ने सिद्धांत दिया कि आज जो मानव देख रहे हैं, इसके पूर्वज जो थे क्या थे, वानर थे। इस पर बहुत डिबेट भी है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, डार्विन का थ्योरी, डार्विनिज्म और लेमार्कवाद और डार्विनवाद हम लोग देखेंगे साइंस में। ये यहाँ पर जो है मानव जो है उस समय झुक कर चलता था। यहाँ का जो रीढ़ का हड्डी जो है वो टेढ़ा और थोड़ा झुका हुआ नज़र आ रहा। तो इस ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलोफेथिकस, या फिर इससे पहले वाले को रामाफेथिकस। एस्ट्रोलोफेथिकस और रामाफेथिकस। रामाफेथिकस, एस्ट्रोलोफेथिकस। और फिर इसके बाद धीरे धीरे हजारों वर्ष के बाद मानव जो है, हजारों वर्ष के बाद क्या हुआ कि मानव थोड़ा सीधा हुआ। और ये जो हमारा जो इसके रीढ़ का जो हड्डी है वो शुरुआत में थोड़ा लेफ्ट था, फिर वो धीरे धीरे जगह पर आने के लिए धीरे धीरे समय लगा, लाखों वर्ष लग गया। तो यहाँ पर जो वो थोड़ा सा सीधा हुआ तो वो होमो हैबिलस। तो रामाफेथिकस, एस्ट्रोलोफेथिकस के बाद होमो हैबिलस। अब फिर इसके बाद मानव के पास थोड़ा सा और दिमाग आया तो हथियार लेकर घूमने लगा और थोड़ा और सीधा हुआ, और रीढ़ का हड्डी सीधा हुआ और जगह पे आने के लिए उसको होम और इरेक्ट हुआ। जो इरेक्ट पहले होता था उसे थोड़ा सा और ज़्यादा सीधा हुआ, तो होमो इरेक्टस। फिर इसके बाद होमो सेपियंस। तो आज के समय में जो है होमो सेपियंस, यहाँ पर होमो नियांडरथालनेसिस होगा, नियांडरथालनेसिस। और फिर आज का जो मानव है वर्तमान समय में ये होमो सेपियंस, पूरा दम बॉडी बिल्डर। तो एस्ट्रोलोफिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो नियांडरथालनेसिस और होमो सेपियंस, ये एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस में लगाने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहले ए से स्टार्ट होगा,
रामाफेथिकस और एस्ट्रोलोफेथिकस, फिर इसके बाद होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथालनेसिस और होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस सबसे एकदम अभी का समय रहेगा। धीरे धीरे ये लोग सीधा होकर के ये पूरा आप ही के समय में सीधा हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। एक दो क्वेश्चंस पूछते हैं हम, जो आज पढ़े हैं हम लोग, कि माइक्रोलिथ किस काल को बोलते थे? माइक्रोलिथ, माइक्रो का मतलब छोटा और लिथ का मतलब स्टोन, पत्थर। तो पत्थर जो हुआ छोटा होने लगा, तो हम बताए थे कि पैलियोलिथिक के समय में पत्थर जो था बड़ा हुआ करता था। अब फिर जैसे मेसोलिथिक आया तो पत्थर क्या हो गया, छोटा हुआ और साथ ही साथ नुकीला हुआ। तो माइक्रोलिथ किसे मेजोलिथिक से लिंक्ड करेंगे हम लोग। अब फिर और ज़्यादा नुकीला होगा नियोलिथिक में, मतलब पैलियोलिथिक से थोड़ा डेवलप्ड होगा मेजोलिथिक, मेजोलिथिक से और डेवलप्ड हो जाएगा कौन, रेवोल्यूशन आ जाएगा नियोलिथिक में। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर इसके बाद कल हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड आज ख़त्म हो गया, प्री हिस्टोरिक पीरियड आज ख़त्म हो गया। कल देखेंगे प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो है यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का लिखित स्रोत नहीं है। लिखित स्रोत जब नहीं है तो फिर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, डेसिफर्ड पढ़ा नहीं जा सकेगा तो डेसिफर्ड होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो इतिहासकारों ने जो जानकारी मिला है वो आर्कियोलॉजिकल बेस्ड पे मिला है। ये पूरी तरीके से किस पे बेस्ड है, स्टोन पर बेस्ड है, स्टोन एज। इसीलिए हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को देखेंगे।